ఎలక్షన్ అప్డేట్స్ను అందరికంటే ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజే ఆర్టీవీ లైవ్ యాప్ని మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल है, क्या मैं भविष्य मुख्यमंत्री के साथ बैठा हूँ? नहीं, मैंने तो अभी कोई दल फॉर औपचारिक तौर पे बनाया नहीं है. वी आर डूइंग समथिंग इन बिहार इन द नेम ऑफ जन सुराज विच विल कल्मिनेट इनटू ए पॉलिटिकल पार्टी होपफुली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और बिहार में जब अगला विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, जो कि शेड्यूल्ड है, उस समय जन सुराज एक दल के तौर पर चुनाव लड़ेगा. और हम लोग की ऐसी सोच है या समझ है कि आपको अप्रत्याशित परिणाम बिहार में देखने को मिल सकते हैं. आप आज तक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे और इतने सारे पार्टीज़ को हेल्प करें, खुद पार्टी शुरू करने की सोच कैसे ले लिया आपने, और आपका रोड मैप क्या है सामने? नहीं, जो काम मैं पहले करता था, जिसको आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कह रहे हैं, वो मेरे कोई प्लान का हिस्सा नहीं था कि मुझे जीवन में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनना है या पॉलिटिकल पार्टियों की मदद करनी है. मैं तो पहले 10 साल यूनाइटेड नेशंस में था और भाग्य कह लीजिए या नियति कह लीजिए, जो लिखा हुआ था उस तरह से उस 10 साल जो काम किया, जिसको आप लोग चुनाव प्रबंधन या चुनावी रणनीतिकार के तौर पे कहते हैं, उस काम को 10 साल किया. फिर मैं अपने जीवन को 10 साल में जीता हूँ. 10 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ में था और वहाँ पे जो अचीव करना चाहता था 10 सालों में, वो जब मिल गया तो फिर उसको छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आ गए. 10 साल ये काम किया, चुनावी रणनीतिकार जिसको आप कह रहे हैं. फिर लगा कि अब जीवन में कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है, कुछ दूसरा करने की ज़रूरत है. और 1 साल सोचने समझने के बाद मैंने तय किया कि मैं अपने राज्य में जाऊँ, बिहार जाऊँ, जहाँ जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, और कुछ ऐसा प्रयास करूँ जिससे बिहार की स्थिति बदले, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदले. क्योंकि पूरे देश में तरक्की हो रही है, लेकिन बिहार तो जहाँ था वहीं पे है. आज भी हम लोग सबसे देश के, आज से 25-30 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार से होने के नाते ये मेरी जवाबदेही है, मेरी जिम्मेवारी है कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दिया है तो मुझे अपने राज्य में बेहतरी के लिए, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के में सुधार आए, इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए. इसीलिए जाकर पिछले 2 साल से मैं बिहार में गांव-गांव में घूम रहा हूं, वहाँ पे रहता हूं, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं. काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले करता था. ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरा काम करने लगा. काम मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं जो पहले मैं दलों के साथ करता था. पहले मैं दलों को, नेताओं को ये बताता था कि आप अपने संगठन को बेहतर कैसे करें, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ें, किन बातों पर आप चुनाव जीत सकते हैं, हार सकते हैं. अब यही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं दलों और नेताओं के लिए नहीं, अब मैं बिहार के समाज के लिए कर रहा हूं. वहां मैं लोगों को बता रहा हूं कि तुम संगठित हो सकते हो, आपस में साथ में आ सकते हो, और साथ में आकर दल बना सकते हो. चुनाव की चिंता छोड़ो, चुनाव हम आपकी मदद करेंगे, आप चुनाव जीत जाओगे. जब आप अपने बीच से लीडर निकालकर दल बनाओगे और चुनाव जीतोगे, उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी. क्योंकि आपने तो भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, नीतीश को देख लिया, लालू को देख लिया, आपकी ज़िंदगी नहीं बदली. अब आप मिलकर प्रयास कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ. तो मैं हमेशा वहाँ कहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरी भूमिका कुम्हार की है. कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं, घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनता है. कुम्हार उसको थोड़ा सा सहारा देता है ताकि वो अपने आप घड़ा का शेप ले ले. तो मैं वही बिहार में कर रहा हूँ, और मेरा अभी तक का अनुभव जो है अच्छा रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आपको जनसुराज एक दल के तौर पर वहाँ दिखेगा, और अगले साल आने वाले चुनाव में बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का प्रयास, जो संकल्प है, वो लिया जाएगा, ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बन सके. आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल में आप मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे. मुख्यमंत्री जन सुराज बिहार में जीत कर आ रहा है, और अगले साल जीत कर आ रहा है. जब भी विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा तो आप देखेंगे पूरा देश इस बात को नोटिस करेगा. क्योंकि अभी तो चूंकि दल है नहीं, वहाँ पर ग्रासरूट पर क्या हो रहा है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है. लेकिन ये मैं कोई बड़बोला नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता की जीत होगी, और उसमें जनसुराज के तौर पर आपको एक नया राजनीतिक फॉर्मेशन, नई एक राजनीतिक व्यवस्था बिहार से आपको देखने को मिलेगी. प्रशांत किशोर की भूमिका उसमें क्या होगी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. बिहार में एक ये नया प्रयोग और इसकी सफलता में कहीं कोई शक नहीं है.
प्रशांत जी, आपके राजनीति से दूर देश की राजनीति की ओर बढ़ते हैं। आज चुनाव हो रही है देश में, आप क्या समझते हैं? एनडीए और इंडिया दोनों खड़े हैं सामने, कौन सा गुट को कितने सीट मिलेंगे, आपका क्या? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, सीटों का आकलन करना ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है कि कौन कितना सीट जीतेगा, ये बहुत मुश्किल है बता पाना। जो लोग भी ये करते हैं, कभी कभी वी आर ऑल्सो फोर्स टू से समथिंग, लेकिन वो गेस वर्क है, कोई जानता नहीं है कि कौन कितना सीट जीतेगा। लेकिन जो बातें मैंने पहले कही हैं वही बात मैं आपको दोहरा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों में बीजेपी लेड एनडीए को मैसिव एडवांटेज है, और पिछले 2, 4, 5, 6 महीनों में ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है जिससे कि मैं अपना असेसमेंट वो बदल दूँ। स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव हो रहा है उसमें दो बड़े दल, दो अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको चैटर सुनाई देगा, लोग अपनी बात कहेंगे, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा। लेकिन फंडामेंटल तौर पे ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है जिससे ये लगे कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्यजनक उलटफेर, आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं पिछले कई महीनों से ऐसा कह रहा हूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार देश में अब विपक्ष नहीं है, सब कुछ मोदी ही हैं और मोदी के नाम पर 400 सीट किसी को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस देश में जहां पर 60 करोड़ से ज़्यादा लोग 100 रुपये दिन का नहीं कमाते हैं, वहां पर सरकार और व्यवस्था के प्रति विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। नेवर मेक दैट मिस्टेक। विपक्षी दल कमज़ोर हो सकते हैं, विपक्षी दलों का फॉर्मेशन कमज़ोर हो सकता है, इस देश में विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि किसी को यहाँ 50% वोट नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा के लोगों की भाषा में समझिए कि जितने लोग वोट देने जाते हैं, अगर 100 लोग वोट देने गए तो उसमें 40 लोग ही मोदी जी से, उनकी विचारधारा से, उनके कामकाज से, संघ से, हिंदुत्व से, राम मंदिर से, 370 से, सब कुछ अगर मिला दे तो भी 40 लोग खुश है, 62 आदमी खुश नहीं है। प्रशांत जी, पिछले चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, आप क्या सोच रहे हैं? 400 नंबर मैजिक फिगर नहीं आ सकता है, ये तो मैंने पहले भी कहा है। बीजेपी के अपनी 400 सीट कभी नहीं आ सकता, ये तो कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला एक नारा है और एक तरह से साइकोलॉजिकल एक गेम है भाजपा का, मोदी जी का। देखिए, उन्होंने जब पार्लियामेंट में पहली बार ये बात कही कि बीजेपी को 370 और एनडीए 400 पार, उसके बाद से कई महीनों तक, जब तक ये चुनाव शुरू नहीं हुआ था, तो सब लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि 400 बीजेपी की आ रही है, नहीं आ रही है। कोई ये पूछ ही नहीं रहा है कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। एक तरीके से मोदी जी ने 2 महीने तक पूरा नैरेटिव ऐसा बना दिया कि चुनाव मतलब कोई इसमें चुनौती है ही नहीं, सिर्फ इतना तय होना है कि बीजेपी को 400 आ रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है चुनौती? बिल्कुल चुनौती। पहले हम लोग उन लोगों में से हैं जो शुरू से कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है, ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, क्योंकि देश में रूरल डिस्ट्रेस बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 50% लोग हैं जो आर्थिक तौर पे निचले पैदान पर हैं, जिसको बॉटम टू क्वांटाइल आप कहिए इकोनॉमिक वेलबींग के तौर पे, आप आंकड़ों को देखेंगे, आरबीआई के आंकड़े ही बता रहे हैं कि बॉटम टू क्वांटाइल के जो लोग हैं वो मानते हैं कि पिछले 5 साल 10 साल में उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जीवन में बेहतरी नहीं आया है। तो इन सब के बावजूद अगर मोदी जी या भाजपा जीत रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि विपक्ष या जो उनको चुनौती दे रहा है वो उतना प्रभावी नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी देश में मोदी जी से या भाजपा से या उनकी सरकार या उनके कार्यकलाप से खुश है। प्रशांत जी, और यही चीज़ आपको दिख रहा है। फर्स्ट फेज पोल के बाद जो वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दी, बाद में मोदी साहब का जो रवैया बदल गई, बात करने का तरीका बदल गई, मुसलमानों के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देने लगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करना या जेवरात ले जाके मुसलमानों को लेना, इससे क्या लगता है? देखिए, क्या बीजेपी वाले घबराए हुए हैं? अलग अलग बातें हैं। एक तो कि वोटिंग परसेंटेज, लो वोटिंग टर्नआउट को लेकर इतना डिबेट चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है जो ये बता दे कि वोटिंग कम होने से किसको ज़्यादा फायदा होता है। कई बार लो वोटिंग टर्नआउट से इनकम्बेंट को फ़ायदा हुआ है, कई बार लो वोटिंग टर्नआउट से चैलेंजर को फ़ायदा हुआ है। तो इस पर कोई कंक्लूसिव बात कह दे कि लो वोटिंग टर्नआउट होने से बीजेपी को एडवांटेज है या नुकसान है, मुझे लगता है वो गलती होगी।
जहाँ तक मोदी जी के भाषा और उनके मतलब नैरेटिव में जो चेंज लोगों को दिख रहा है, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, उन लोगों को भी ये लगा होगा जब चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले तो लोगों को यही लग रहा था कि चुनाव है ही नहीं, ये तो बस मोदी जी को जाना है और सब लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब वो लोग चुनाव में गए हैं तो अब अचानक से आप देख रहे हैं कि विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जो लोग भी जमीन पर जाते रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि भैया विरोध आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये तो जब दिल्ली में बैठ के आप सरकार चला रहे होते हैं, आपके जितने सलाहकार हैं, जितने मीडिया वाले हैं, हर आदमी बता रहा है भैया हर चीज़ बिल्कुल अच्छा है। आप जनवरी में मैंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक अड्डा उनका किया था दिल्ली में, उस समय मैंने कहा था कि उन्होंने कहा राम मंदिर हो गया, अब तो कोई चुनाव है ही नहीं। मैंने कहा भाई राम मंदिर के नाम पर एक एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। राम मंदिर से इतना ही हुआ कि एक देश में माहौल बन गया, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जो आदमी भाजपा को वोट नहीं दे रहा था, आज भाजपा को वोट देने लगेगा, ऐसा आदमी तो कोई मुझे मिला नहीं अभी तक। तो उसका कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं था। लेकिन देश में जनवरी फरवरी में एक माहौल था, वो माहौल वो बुलबुले की तरह था। जब आप चुनाव में गए तो आपको रियल चीज़ों से दो चार होना पड़ा, तो आपको लग रहा है कि भाई लड़ाई तो है। देखिए, परीक्षा, चुनाव, ये सब कभी आसान नहीं होता है। अगर आप इसको आसानी से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रशांत जी, पिछले 10 साल से ब्रांड मोदी को लेके चल रहे हैं, ब्रांड मोदी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ब्रांड मोदी और भी बड़ा होगा या नहीं कमजोर होगा? इन चुनावों से एक चीज़ तो होगा, जीत के कोई भी आए, भाजपा अभी लग रहा है कि भाजपा और एनडीए वाले जीत कर आ रहे हैं, लेकिन ब्रांड मोदी इनविंसिबल है, ये चीज़ तो इन चुनाव में लोगों को दिख रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ये ब्रांड इनविंसिबल है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लोग चुनौती दे रहे हैं, पार्टियां नहीं भले दे ना दे, नेता दे ना दे, लेकिन लोग चुनौती दे रहे हैं। 2014 में जो हमने देखा था जमीन पर लोगों के मन में एक उत्साह, एक ऊर्जा जो दिखती थी मोदी समर्थकों के बीच में, 19 आते आते लोगों के मन में ये हो गया था कि चलिए 5 बरस और देखा जाए, अच्छा हो रहा है, कुछ देश में बेहतर होगा, अभी तो 5 ही साल हुआ है। 24 में वोट लोग दे रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अब क्या करें, कोई दूसरा है नहीं तो इन्हीं को देना पड़ेगा। तो देयर इज ऑलरेडी अ चेंज इन नैरेटिव। 14 में आपका कहना है कि ब्रांड मोदी कमजोर होती जा रही है? बिल्कुल हो रहा है, और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ। 2014 से 2019 के बीच में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस लोकसभा के मुकाबले करीब करीब 3 परसेंटेज पॉइंट था। मतलब अगर भाजपा को किसी राज्य में 40% वोट मिला, उसी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 37% उनको वोट मिले। तो पूरे 5 साल में भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस उन विधानसभाओं में, उन राज्यों में 3 परसेंटेज पॉइंट का रहा। 2019 से 2024 के बीच में ये अंडर परफॉर्मेंस बढ़ के 9 से 10% हो गया। ये आपको क्या बताता है कि लोग मोदी जी के चुनाव में मोदी जी को तो वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी के कहने पर जितने लोग वोट दे रहे थे 14 से 19 के बीच में, उतने लोग 19 से 24 के बीच में नहीं दे रहे हैं। अब इस बार मोदी जी को भी जो लोग वोट दे रहे हैं, वो भी अब ये कहना शुरू कर दिए कि भाई कोई दूसरा बेहतर हो नहीं है, इसलिए आपको दे रहे हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि 14 में ये कह रहा था कि मोदी आएंगे तो पूरा देश बदल जाएगा, इसलिए वोट दे रहे हैं। आज एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कह रहा है कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं है, इसलिए इनको दे रहे हैं। तो दोनों में काफ़ी फर्क है। वोट की संख्या शायद बराबर रहे, वोट का परसेंटेज भले सेम हो, लेकिन लोगों के मन में जो उत्साह था, जो विश्वास था, वो नीचे आया है। और टू दैट एक्सटेंट ब्रांड वैल्यू वुड हैव कम बैक। आप किसी भी ब्रांड को, और कह रहे कि मैं एक बात खाली खत्म करूं, किसी भी ब्रांड को खर्चा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हिट तो आएगा ही। आप एक और कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी जो है कम होता जा रहा है, नहीं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाने वाली है। ब्रांड मोदी कम होता जा रहा है, मतलब उनकी ताकत रिलेटिव टू जो 2014 में थी, 2019 में थी, उससे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कमजोर हो गई या सामने वाले जिनसे उनकी चुनौती, जिनसे उनकी। और आप ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाने वाली है केंद्र में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी एनडीए के जो नंबर्स हैं वो मीनिंगफुली कम होने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से राज्य हैं जो भाजपा को इतना बहुमत दे रहे हैं ताकि नहीं, देखिए, केंद्र में सरकार बने। पहले भी बता पाया हूँ कि भाजपा को अगर केंद्र में सरकार हारना है, भाजपा की सरकार को,
तो उसके लिए नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को कम से कम 100 सीट हारना है। इस बात को आप समझ लीजिए। पूरे भारत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो उसको ईस्ट और साउथ का आप एक पूरा डायगोनल लाइन खींच दीजिए अगर, तो ईस्ट और साउथ आप उसको शुरू कीजिए बिहार से, जोड़ दीजिए उसमें वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन राज्यों में करीब 240 लोकसभा की सीटें हैं और इन राज्यों में भाजपा को 50 से कम सीट है। लेकिन फिर भी उनके 300 सीट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाकी के 350 सीट बच गए, 300 सीट जो बचे उनके नॉर्थ और वेस्ट के, उन 300 सीटों में वो 260-270 सीट जीते हुए हैं। तो भाजपा तब तक नहीं चुनाव हार सकती है जब तक नॉर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटें वो जीते हुए हैं वो उसमें कम से कम 80 या 100 सीट न हारें। अब अगर भाजपा को नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट हारना है तो कैसे हार सकते हैं? 5 पार्टियां हैं जो जिनका स्ट्राइक रेट मिनिमम 30% होना चाहिए। कई लोगों को लगता है सिर्फ कांग्रेस से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का जो मुकाबला है वो समझो 250 सीटों पर है, इंक्लूडिंग साउथ। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट विज़ेवी बीजेपी वो सिंगल डिजिट में है। कांग्रेस के जो 50 एमपी जीते हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीते हैं। कांग्रेस के 50 एमपी का बड़ा हिस्सा केरल से है, तमिलनाडु से है और पंजाब से है। यहाँ पर वो भाजपा से लड़कर नहीं जीते हैं। जहाँ पर भी भाजपा से उनकी लड़ाई थी वो सब जगह भाजपा जीती है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी पार्टी एसपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एसपी सिर्फ 5 सीट जीती। उसकी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। बगल का राज्य है बिहार, वहाँ पर आरजेडी को 0 सीट आया, भाजपा वाले 39 सीट उनका एनडीए गठबंधन जीता। और फिर महाराष्ट्र जहाँ 48 सीट में भाजपा ने 18 और 23 करीब 41 सीट 48 में वो जीते। तो जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और एनसीपी अलायंस जो है, एनसीपी शिवसेना अलायंस कांग्रेस अलायंस जो है, इनका स्ट्राइक रेट 30% से ज़्यादा नहीं होता है, तब तक आप चाहे जैसे भी गुनागणित कर लो, भाजपा केंद्र में बहुमत से नीचे नहीं आएगी। दूसरा एक जो फैक्टर इन चुनाव में हुआ, जो मैंने और एक बड़ी बात की, तो मैंने 2 बातें कही हैं। पहली कि नॉर्थ और वेस्ट में जहां भाजपा को 100 सीट हारना है, मैं वो 100 सीट भाजपा को हारते हुए नहीं देख रहा हूं। 2-4 सीट 10 सीट आगे पीछे हो जाए, भाजपा नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट नहीं हार रही है। दूसरा, साउथ और ईस्ट की जो 250 सीटें मैंने आपको गिनवाई, इसमें भाजपा का वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है और कई राज्यों में इनमें से सीट भी बढ़ रहा है। तो नॉर्थ और वेस्ट में जहां उनकी बिल्कुल ज़्यादा सीटें हैं वहां पर बहुत घाटा हो नहीं रहा है। अगर आप जो कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं उनसे भी आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस को 5-7-10 सीट आ सकती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 15-20 सीट अपोजिशन वाले जीत जाएंगे। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में भी आधा आधा होगा। अगर इन तीनों बातों को आप सत्य मान भी लें एक बार को, कि हरियाणा में कुछ सीट बीजेपी हार जाएगी, राजस्थान में हार जाएंगे, कुछ सीट उनको महाराष्ट्र में झटका लग सकता है, कर्नाटक में लग सकता है, अगर इन बातों को आप सत्य मान भी ले, 20-25-30 सीटों का नुकसान हो सकता है। उससे ज़्यादा सीट तो ये साउथ और ईस्ट में बढ़ा लेंगे। तो सरकार से कैसे हटेंगे? सरकार से हटने के लिए तो उनको नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट कम से कम हारना है और नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में उनकी सीटें बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन आप मान लो आप तेलंगाना में जहां हम लोग बैठे हैं, तेलंगाना में उनकी 4 सीटें थी, सीटें वो बढ़ रही हैं तेलंगाना में उनकी। आंध्रा में उनके 0 सीट थी, वहाँ सीट उनकी बढ़ रही है। उड़ीसा में उनके 9 सीट थे, वो बढ़ रहा है। बंगाल में 18 था, वो बढ़ रहा है। तो कैसे दिल्ली से कैसे हारेंगे? मैं एक बार आपका ये ध्यान, तो कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए मेरे पास कोई सेफोलॉजी नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं है। मैं एक बंदा जो है दिल्ली में बैठ के भविष्य बता रहा है, केजरीवाल जेल से छूटने के बाद बता रहा है कि बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गई। चंद राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, एक बार केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसके बारे में सुनेंगे। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वजह चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वजह चल रहा है,
इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। इस भविष्यवाणी के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये तो नेता हैं। आप इसी के बगल में अमित शाह का बयान चला दीजिए तो वो कह रहे हैं कि हमारे इतने ही चरण में 200 सीट आ गए, हमारे 400 होने वाले। तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव से पहले आप तो खुद पत्रकार रहे लंबे समय तक, आज तक कोई भी नेता या दल आपसे मिला है जो कह रहा है मैं चुनाव हार रहा हूँ? हर व्यक्ति यही कह रहा है, कहता है मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये उनका अपना नजरिया है। प्रशांत जी, आप तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को 200 का नंबर पार करना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा, मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ, ना मुझे किसी नेता के बयान के पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं अपना आकलन बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ना अच्छा लगे तो 4 जून का इंतजार कर लीजिए। आज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्थ और वेस्ट में सारी टीका टिप्पणी, सारे बहस विवाद के बाद भी मैं भाजपा की सीटें मीनिंगफुली कम होते हुए नहीं देख रहा हूँ। और साउथ और ईस्ट के राज्यों में भाजपा का वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। नेट अगर आप दोनों बातों को जोड़ देंगे तो ये आपको दिखेगा कि जो उनकी सीटें अभी 300 के आसपास हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में नहीं देखता हूँ। 400 भी नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 200 होने वाले हैं। अगर वो होना है तो नॉर्थ और वेस्ट में उनको 100 सीट हारना है। तो जो लोग भी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये 100 सीट कहाँ से हार रहे हैं, वो तो बताओ। आप आज तेलंगाना में बैठे हैं। तेलंगाना में 17 सीटों में चुनाव होने वाली हैं। आप क्या सोचते हैं? तेलंगाना में देखिए, मेरे पास कोई ऐसा विशेष क्रिस्टल बॉल नहीं है, बट मैं यहाँ बराबर की लड़ाई देखता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोनों ही पार्टियों को आधा आधा सीट, किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं 6 to 9 का रेंज रखूँगा। ऐसे मैं नंबर ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन तेलंगाना में आप भाजपा और कांग्रेस दोनों को 6 से 9 के बीच में रख सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति BRS की भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब लोकसभा में वो कोई बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे अभी शायद उनको कोई नहीं देख रहा है। वो खुद भी अपने आप को लोकसभा में कोई बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पे नहीं देख रहे हैं, तेलंगाना नहीं देख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लड़ाई यहाँ पर सीधे मैं जो देखता हूँ या दूसरे लोग जो बता रहे हैं, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और दोनों पार्टियों को मैं 6 से 9 के बीच में रखूंगा। किसी को 2 कम या 2 ज़्यादा हो सकता है। लगातार 2 चुनाव में हार के बाद BRS की भविष्य क्या होगी? भविष्य के बारे में क्या सोच? अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये तो BRS और उनकी लीडरशिप उनको तय करना है। देखिए, 2 चुनाव लगातार नहीं है, अभी तो पहला चुनाव ही हारे हैं। 10 साल यहाँ पर सत्ता में थे। और दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखेंगे, दूसरे राज्यों की रीजनल पार्टियों की स्थिति देखेंगे, तो चुनाव हारने के बाद पार्टियों ने, नेताओं ने कमबैक किया है। 5 साल के बाद वो लोग वापस बड़ी मजबूती से आए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि BRS जैसी मजबूत पार्टी जैसे वो ख़त्म हो गए, लेकिन स्वाभाविक तौर पर 10 साल सत्ता में रहने के बाद अभी हार उनकी हुई है, तो थोड़ा समय तो रिकवर करने में लगेगा ही लगेगा। कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपनी चीज़ों को सुधारते हैं, जनता से अपने जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए कितना प्रयास कर पाते हैं। लेकिन लोकसभा में कोई बहुत बड़ा फैक्टर BRS नहीं है। केजरीवाल 75 साल वाला सवाल भी आज सामने लाया है। 75 साल होने के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद में कैसे? देखिए, ऐसा है, लोग जब भाषण देते हैं चुनाव के मौसम में, तो हर दल, हर नेता अपने हिसाब से बात करता है। अभी आप और हम देख रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं, भाजपा के नेता बता रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाले आ जाएं तो सबका धन वापस लेकर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस वाले, इंडिया अलायंस वाले बता रहे हैं कि अगर भाजपा वाले आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। सबको मालूम है दोनों झूठ बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ ना कांग्रेस के आने से धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, ना भाजपा के आने से संविधान बदलना है। लेकिन ये तो चुनाव का मौसम है, आप हर लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना कहने की स्वतंत्रता है। अब भाजपा का नेता कौन होगा, ये प्रशांत किशोर या केजरीवाल या आप तो तय करेंगे नहीं, वो भाजपा वाले सक्षम है तय करने में। लेकिन इश्यू के बारे में आपका क्या कहना क्या? है? 75 साल बिकम एन इश्यू आफ्टर इलेक्शन। देखिए, रामायण में एक दोहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ है, जो रूल 75 का बनाया मोदी जी ने है, तो उनकी इच्छा होगी कि हम पर ना लागू हो तो उन पर ना लागू होगी। रूल बनाया तो उन्होंने ही है। आज अमित शाह ने बनाना तोड़ना उनके हाथ में मतलब अमित शाह ने ठीक कहा कि भाई भाजपा के संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि 75 के बाद आप पद पे नहीं रह सकते हैं। ये एक
एक तरीके से ऑपरेशनल रूल मोदी जी के आने के बाद 2014 से लोगों ने देखा है। अब समाज के तौर पर आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि भाई जो रूल आपने दूसरे पर लागू किया वो खुद पर भी लागू करेंगे, लेकिन अगर वो न करें तो आप, हम या कोई दूसरा नेता या ये कोई वैधानिक उनकी विवद मतलब परेशानी उनके लिए नहीं है, उनके मन की बात है। प्रशांत जी, केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना इंडिया कंबाइन के लिए कुछ फायदा लाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, आप किसी भी पार्टी का जो नेता है वो जेल में है, अगर वो बाहर आए हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन कितना फायदा होगा, वोटिंग शेयर में फायदा होगा नहीं, कितना फायदा होगा, कितनी चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कोई पैन इंडिया चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं वो लोग। पंजाब में 14 सीटें हैं और 7 सीटें दिल्ली में, और 1 सीट शायद वो गुजरात में लड़ रहे हैं। हरियाणा नहीं, हरियाणा में कोई सीट तो नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे जो लगता है तो जो दिखाई सीट दे जो रहा लड़ रहे हैं 8 और 14, तो 8 और 14 22 सीट हुआ। तो जो भी फायदा नफा नुकसान चेंज होना है वो तो 22 पर ही होगा, और इन 22 में भी जो 14 सीटें हैं वो पंजाब में है। आपका यहाँ कहने का मतलब है बीजेपी बहुत कांग्रेस बड़ी, को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लो अरविंद केजरीवाल आए बाहर और उसका फायदा हुआ पंजाब में उनको, तो नुकसान कांग्रेस को होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पंजाब में तो अलायंस है नहीं, दिल्ली में ज्वाइंट फायदा हो सकता है, तो बीजेपी को नुकसान दिल्ली में हो सकता है ना। पंजाब में तो लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। केजरीवाल आज कह रहे हैं कि सारा देश घूमूंगा मैं, नहीं वो ठीक है, दूसरे पार्टी के लिए भी काम करूंगा। वो ठीक है, वो उनकी सोच है, वो कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ तेलंगाना में, मान लीजिए कि केजरीवाल जी आते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में कल प्रचार करने, तो आपको लगता है कि उससे वोटिंग सेंटीमेंट या वोटिंग बिहेवियर पे कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो चेंज आपको दिल्ली में दिख सकता है, वो चेंज आपको पंजाब में दिख सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 22 में 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ की सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप में है, ज़्यादातर सीटों पे, कुछ सीटों पे भाजपा भी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली में कुछ फ़ायदा नफ़ा नुकसान उसका हो सकता है। प्रशांत जी, अब आंध्र के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में आप जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर काम करते थे। जब आप उनके पार्टी के साथ थे, एक आंधी चली थी, अब क्या माहौल दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में? नहीं, 2019 में जगन मोहन रेड्डी को, वाईएसआरसीपी को बहुत बड़ी जीत मिली, वो तो हिस्ट्री में है, दर्ज है। लेकिन इन चुनावों को लेकर आंध्र में चूंकि मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैंने पहले, आज से 3-4 महीना पहले भी कहा है कि जहां तक मेरी समझ है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की बड़ी हार होने जा रही है। और ऐसा आज मैं चुनाव के समय नहीं बोल रहा हूं, 1-1.5 साल पहले जब जगन मोहन रेड्डी मेरे से आकर दिल्ली में मिले, तब भी मैंने उनको कहा कि मेरी समझ से इस बार आपकी बड़ी हार होगी। ऑब्वियसली ही विल नॉट एग्री। लेकिन मीडिया का कहना है, लोगों का कहना है, कुछ चीज़ बिगड़े हैं आपके और जगन मोहन रेड्डी के बीच में, इसकी वजह से। हमारा जगन मोहन रेड्डी से क्या बिगड़ेगा? हमारी तो उनसे दोस्ती है, अच्छा संबंध शुरू से रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं या आंध्रा की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, उनको मालूम है कि आंध्रा के रिजल्ट के बाद मैं कभी जीवन में आंध्रा में वापस आया ही नहीं हूँ। तो बनना बिगड़ना क्या है, मैं तो अपना काम बिहार में कर रहा हूँ। लेकिन जगन मोहन रेड्डी आज से 1-1.5 साल पहले इन चुनावों को लेकर मेरे से मिलने दिल्ली आए थे। मेरी मुलाकात, लंबी बात भी हुई थी। मेरा अपना नज़रिया ये था कि जिस तरह से सरकार चली है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा इस बार चुनाव जीतना। जगन मोहन रेड्डी अपनी, उनकी जो समझ है उसके अनुसार उनको लगता था कि इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं, जीत हार छोड़िए, हम तो 175 सीट जीत सकते हैं। तो मेरा अंतिम उनको यही था कि भाई अगर आप जीत ही रहे हैं और आपको लगता है कि आप 175 जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा है, जाके चुनाव लड़। अच्छा, ये बता दीजिए, जगन मोहन रेड्डी ने क्या गलती किया ताकि उतनी बड़े मेजॉरिटी से आप बता रहे कि हार के ओर बढ़ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, गलती कोई एक नहीं करी है। जैसा आपने ठीक कहा कि इतनी बड़ी हार के, इतनी बड़ी जीत के बाद अगर आप 4 साल या 5 साल में हार के कगार पर खड़े हैं, तो यू मस्ट हैव डन सीरीज ऑफ ब्लंडर्स। जो सबसे बड़ी बात जो जगन मोहन रेड्डी ने गलती करी है कि ही हैज़ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिमसेल्फ लाइक ए प्रोवाइडर। ही इज अ सेल्फ अपॉइंटेड प्रोवाइडर ऑफ आंध्रा पीपल। डेमोक्रेसी में people elect leaders, they don't elect their kings, they don't elect their providers. Some leaders, it's not only true for Jagan Mohan Reddy. कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अब मैं बन गया यहाँ। आपका कहना यह है कि जगन मोहन रेड्डी को सत्ता का चस्का लग गया और अहंकारी हो गई? नहीं, अहंकार तो बात की बात है। ये समझना कि
मैं राज्य के मुखिया के तौर पे मुझे मालूम है कि जनता को क्या चाहिए। जगन मोहन रेड्डी ने यह तय कर लिया कि उनकी समझ से आंध्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डीबीटी चाहिए, सिर्फ कैश ट्रांसफ़र चाहिए। मैं कैश ट्रांसफ़र करता रहूँगा, सड़क बने ना बने, रोजगार मिले ना मिले, लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, आंध्रा देश का ऐसा राज्य बन जाए जिसकी कोई राजधानी नहीं है, लोग मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री कभी पब्लिक में दिखते नहीं। इन बातों से मतलब नहीं है भाई, मैं यहाँ राजा के कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। मानते नहीं कि वेलफेयर बहुत मैं आप आ रहा हूँ उस पर, अहम चीज है। नहीं, वेलफेयर विदाउट इन एब्सेंस ऑफ एस्पिरेशन हैज गॉट नो मीनिंग। यही तो फर्क है लीडर में और प्रोवाइडर में। पुराने जमाने में जो लोग राजा होते थे वो भी तो अपने समाज का भला करते थे। उसमें और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर में फर्क क्या है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर का काम यह है कि जिसको वेलफेयर की जरूरत है उसको वेलफेयर दिया जाए, जिसको पढ़ाई की जरूरत है उसको पढ़ाई दिया जाए, जिसको जॉब की जरूरत है उसको जॉब देने का प्रयास किया जाए। समाज के एस्पिरेशन और इमीडिएट नीड, सर्वाइवल और राइट, दोनों को बैलेंस करके चलना है। जगन मोहन रेड्डी ने बस वन वे स्ट्रीट बना लिया कि मैं पैसा हर महीने वेलफेयर के नाम पर लोगों को बांटता रहूँगा और लोग मुझे जीवन भर वोट देते रहेंगे, चाहे मुझे कर्ज लेके देना पड़े, चाहे मैं काम करूं न करूं, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, जब तक भाई तुम्हें तुम्हारा 5,000 रुपये मिल रहा है मेरे से सवाल मत पूछो। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए प्रोवाइडर, नॉट ऑफ ए लीडर, एंड दैट इज वाई जगन मोहन रेड्डी विल बी शॉक्ड on 4th of June when the results will come, because he will learn it very hard way कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आप मिस्त्री का काम करते थे गाँव में कहीं और आप काम करके 20,000 रुपये कमाते थे। अब वो काम बंद हो गया तो 20,000 का आपका नुकसान हो गया, बदले में सरकार आपको 6,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है किसी स्कीम के नाम पे। विल यू टेक इट? जो व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ पैसा कमा रहा था उसके साथ उसको कुछ वेलफेयर में मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने कहा कि कुछ लोग बात करते हैं कि वाईएसआरसीपी ने एजुकेशन में बड़ा काम किया है, इंग्लिश मीडियम की बात करी, भाई इंग्लिश मीडियम आपने मीडियम चेंज कर दिया, उससे स्कूल थोड़ी ना बदल गए, उससे अच्छे शिक्षक थोड़ी ना आ गए। आपने डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर वॉलंटियर्स की एक फौज खड़ी करी, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो पंचायती राज की व्यवस्था है, उसको आपने सिरे से खत्म कर दिया। ये वॉलंटियर वाला आइडिया आपका नहीं है? नहीं, हम भाई सरकार में आप फिर मैं वही कहूँगा, आपने चुनाव जीतने के बाद इंक्लूडिंग शपथ, मैं तो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आता हूँ, मैं तो आया ही नहीं हूँ, उनकी अपनी सोच है। जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस का, सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण का एक संवैधानिक फ्रेमवर्क है पंचायत। पंचायत में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उनके माध्यम से आप सत्ता और संसाधन का डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आपने डिसेंट्रलाइजेशन का एक नया मॉडल खड़ा कर दिया, 2 लाख लोगों को वॉलंटियर के तौर पर, बेसिकली अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने सरकार में शामिल करा दिया। अब उन्हीं से आप सारा डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं पैसा या जो भी व्यवस्था है। जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो लोग चुनकर आए थे, सरपंच हैं, विलेज हेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भूमिका क्या होगी? पूरा तंत्र मुख्यमंत्री, वॉलंटियर, डीबीटी, दैट इज इट। तो आप उसका देख रहे हैं कि समाज का बड़ा वर्ग उससे बिल्कुल ना। और ये 3 कैपिटल वाला आइडिया आपका नहीं था क्या? भाई मैं कोई गवर्नेंस का आइडिया नहीं देता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ाता हूँ तो जब लड़ाता था, अब तो मैंने काम ही छोड़ दिया वो, मैं इतना ही करता हूँ कि जो आपका मुख्य एजेंडा है उसको तय करते हैं। तो 9 रत्नालू के जो 9 प्रॉमिस हैं वो हमारे डिजाइन किए हुए हैं कि ये 9 चीज़ तो आप जरूर कीजिए, लेकिन दैट 9 पॉइंट प्रोग्राम इज नॉट बी ऑल एंड ऑल है। ऐसा नहीं है कि ये 9 चीज़ कीजिए और बाकी सब चीज़ भूल जाइए। बाकी चीज़ तो सरकार में आप चुनकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं, शपथ आपने ली है, कैबिनेट आपका है, देश राज्य की पूरा संसाधन आपके पास है। तो ये आपको तय करना है कि ये 9 प्रोमिसेस के साथ साथ राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है एक्सेस। पीपल्स, मतलब जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। साल 200 साल तक तो वो नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री से। सामान्य जनता की बात ही तो छोड़ दीजिए। आंध्र की जनता ये आज भी ये समझती है कि आप हैं आइडियाज़ के पीछे, और कुछ तेलुगु मूवीज़ भी बने हैं आपको विलन बनाते हुए। नहीं देखो, विलेन बनाते हुए तो मैं आपको बताऊं, बहुत दिन पहले मैंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद की थी 2017 में चुनाव जीतने में।
2001 मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट दिस डोमेन। तो अमरिंदर सिंह चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री आवास छोड़कर जाकर वो एक बड़े फार्म हाउस में शहर के बाहर रहते थे। वहाँ पर संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, कोई एजिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब नहीं मिले तो वो लोग धरने पर बैठे और बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति भी हम लोग को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो विपक्ष के एक नेता ने टिप्पणी करी, एक ट्वीट किया कि भाई जो आदमी इन संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो आदमी प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब में लाएगा उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। क्योंकि चुनाव से पहले यही आदमी था जो कि कह रहा था हर घर कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन, और जब आज चुनाव हो गया, सरकार बन गई तो कहीं नहीं कैप्टन। तो उस नज़रिए से आप मुझे दोष दे सकते हैं कि मैंने उनके चुनाव जीतने में उनकी मदद की है, लेकिन वोट तो जनता ने ही दिया है ना। तो अगर मैं दोषी हूं तो वोट देने वाले भी दोषी हैं। आज वाईसीपी वाले अब वो जो दोष है उसको जनता सुधार लेगी। इसीलिए तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, ताकि नेताओं को ये ध्यान रहे कि वादा खिलाफी करने का या अपने प्रोमिसेस को नहीं रखने का या टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड हैज़ ए प्राइस टू पे, एंड जगन विल पे ए वेरी हैवी प्राइस। आपका कहने का मतलब है जगनमोहन रेड्डी को और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा फिर से सत्ता में आने के लिए। अब 5 साल करना पड़ेगा कि 10 साल ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इस बार वो चुनाव तो हार गए। लेकिन वाईसीपी नेताओं का कहना है कि आप तेलुगु देशम से जुड़े हुए हैं, तेलुगु देशम के लिए काम कर रहे हैं, तेलुगु देशम के पैसे भी ले रहे हैं, इसलिए तेलुगु देशम के लिए बात कर रहे हैं। वाईसीपी, मैं तो पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ। वाईसीपी के नेताओं की क्या बिसात है, मेरे पे टिप्पणी क्या करेंगे वो? भाई, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव जीतने के बाद 2 मई 2021 को राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर सामने आकर मैंने कहा कि मैं अब आईपैक जो हमारी व्यवस्था थी इस काम को मैं छोड़ रहा हूं और आईपैक को छोड़ रहा हूं, मैं अपना काम बिहार करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं 2 साल बिहार में पैदल चल रहा हूं, वो पब्लिक डोमेन में है। आईपैक का कोई भी कर्मचारी, कोई भी साथी, कोई भी ऑफिस ये बता दे अगर मैंने आईपैक के किसी ऑफिस में पैर भी रखा हो 1 मिनट के लिए भी। आईपैक आज भी काम कर रहा है वाईएसआरसीपी के साथ, मुझे उससे क्या लेना देना है भाई? आज आप और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नहीं। तो चुनाव के समय में हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू से मेरा रिश्ता जो है वो तो मैंने पब्लिकली आपको बताया कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद हम लोग के कुछ कॉमन फ्रेंड्स ने आपस में मीटिंग कराई और मैंने उस समय उनको कहा कि भाई आप, मतलब जो 2019 में हुआ, मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे झगड़ा नहीं है, वाईएसआरसीपी के साथ काम कर रहे थे, वो प्रोफेशनली जो काम करना था वो किया। इन चुनाव में मैं उनकी भी मदद नहीं कर रहा हूं और आपकी भी मदद नहीं करूंगा। बाकी रह गई बात, नेता जब मिलेंगे, अगर जगनमोहन रेड्डी भी आज आकर मिलेंगे मेरे से, तो बात तो लोग चुनाव और राजनीति की ही करेंगे। राहुल गांधी भी मिलेंगे तो वो भी बात करेंगे, यही बात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी मिलेंगे तो वो भी चंद्रबाबू नायडू से जब बात करेंगे तो यही बात करेंगे, भाई चुनाव में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन आप हैदराबाद में तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। मुझे तो किसी ने आंध्र प्रदेश में नहीं देखा है, मैं तो आंध्र प्रदेश में नहीं गया हूँ। पिछली बार जब मैं वाईएसआरसीपी का अभियान यहाँ कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, तो पूरा आंध्र प्रदेश देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। ठीक है, वो यहाँ के नेता हैं, अपना चुनाव लड़े, देखें। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सलाह किसने मानी और किसने नहीं मानी और उसका खामियाजा क्या किसको बिता। और मुझे कोई उससे मतलब भी नहीं है। मैं तो, आपने सवाल पूछा उस नज़रिए से बता रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि वाईएसआरसीपी जीते कि टीडीपी जीते। वाईएसआरसीपी चुनाव हार, आप जैसे पूरे देश के बारे में पूछ रहे हैं। अब शर्मिला फैक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, और विजयम्मा जो वाईसीपी की पूर्वाध्यक्ष हैं, वो समर्थन कर रही है शर्मिला की, आज ही स्टेटमेंट दी है। देखिए, उनका फैक्टर कहाँ तक रहेगा इलेक्शन में? शर्मिला जी का यहाँ चुनाव लड़ना, अपने भाई के लिए जो बातें वो कह रही हैं, ये दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल हैव फेल्ट लेट डाउन बाय जगन एंड हिज अप्रोच और हिज कंडक्ट इन लास्ट 5 years। यही शर्मिला रेड्डी हैं जो 2019 में जगनमोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के लिए रात दिन मेहनत करके उनके लिए प्रचार किया था। अब जिनके अपने माँ, अपनी बहन उनके खिलाफ खड़े हैं,
मैं और दूसरे लोग क्या उस पर टीका टिप्पणी करेंगे? इन बेवकूफ़ों की इसी सोच से तो आज इस दशा में पड़े हैं कि 151 से 51 पर आने वाले हैं। इनकी दशा 51 पे आ जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, इनकी दशा होगी पुनर्मुसिको भवः, जहां से 2019 में इनको शुरू किया था वहीं पे आ जाएंगे। आप श्राप दे रहे हैं जगन को? बिल्कुल आप नहीं, ये मेरा असेसमेंट है। ये इस तरह के बयान देने वाले लोग अगर 2019 में हम लोग कभी आगे बढ़कर कुछ बोलते नहीं हैं। मैंने हमेशा सामने से कहा है भाई कि हम लोग चुनाव कोई नहीं जिताते, चुनाव तो पार्टी जीतती है, नेता जीतते हैं, उनका प्रयास जीतता है। लेकिन 2019 में जिसने मदद करके आपको वहाँ पहुँचाया या आपके पहुँचाने में मदद की, कंधा लगाया, आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है। 5 बरस किसी की मदद से अगर कहीं पहुँच गए हैं तो एटलीस्ट बी ग्रेटफुल। गीता में एक बात कही गई है, देयर इज नो ग्रेटर सिन देन बीइंग अनग्रेटफुल। कृतज्ञता से बढ़कर कोई बड़ा अपराध है नहीं। और अगर आप अनग्रेटफुल हैं, नॉट ओनली टुवर्ड्स प्रशांत किशोर, टुवर्ड्स योर ओन फैमिली, टुवर्ड्स योर सिस्टर, टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर वोटर्स, टुवर्ड्स योर सपोर्टर्स, you will pay the price and you will see YSRCP is going to pay the price. आप दोनों मैनिफेस्टो देखे होंगे, वाईएसआरसीपी का और टीडीपी? नहीं देखा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो ना उनका देखा है ना मैंने इनका। मुझे वेलफेयर किस तरह का भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव में? देखिए, वेलफेयर कंट्री लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, विशुद्ध वेलफेयर के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इट इज नॉट बीइंग defined first time by a government in Andhra. Every state leader, every state government does what they think is welfare. मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, मुफ्त का अनाज सो कॉल्ड दे रहे हैं, वो भी तो वेलफेयर है। दुनिया के इतिहास में शायद बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि मोदी जी का विरोध नहीं होगा? इसका मतलब लोग मोदी जी के विरोध में वोट नहीं दे रहे हैं जिनको अनाज मिल रहा है? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? वेलफेयर आप कोई अपने घर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं। एज ए स्टेट यू आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। एज ए स्टेट हेड, पीपल elect you to make use of that resource to create best opportunity, best future for the people, including taking care of immediate needs through the welfare means. It's not one versus other. और आंध्र में जो एक वोट के लिए 3,000 से लेकर 12,000 रुपए तक दिया जा रहा है, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट? देखिए, मैंने ये बात किसी दूसरे एक टाउन हॉल में चेन्नई में कहा था कि सदर्न स्टेट्स में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट जहाँ से हम लोग आते हैं। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकाबले आज आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में शायद विकास बेहतर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत खराबी है वो है ये वोट में पैसे का चलन। लोग यहाँ पर चाहे जितने समझदार हों, लेकिन एक ये जो पैटर्न बन गया है राजनीतिक दलों या नेताओं के द्वारा पैसा देना, हालांकि मैं मानता हूँ कि पैसे से लोग वोट बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दल पैसा दे रहा है, फिर भी वोट तो एक ही किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो पैसे का उतना असर नहीं है। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द आई वुड से मेजर प्रॉब्लम्स इन द सदर्न स्टेट्स। ये परेशानी इतनी ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं है। दूसरी परेशानी वहाँ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल करप्शन, खासकर वोटर को चुनाव से पहले पैसा देने की जो बात है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना नहीं है। सदर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हम लोग देख रहे हैं। प्रशांत जी, आंध्र के बारे में जो आपका एनालिसिस है उससे ये लगता है मुझे चंद्रबाबू के ऊपर पॉजिटिव वोट से ज़्यादा जगन के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो चंद्रबाबू को मदद करने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब जनता चंद्रबाबू नायडू को जिता रही है, वापस ला रही है, उससे ज़्यादा जनता जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटा रही है और या हटाने के लिए उनको वोट। बेसिकली नेगेटिव वोट यू टॉकिंग अबाउट। ठीक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज़ मोर, इन माई असेसमेंट द वोट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट जगन देन फॉर एनीबडी। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी, आप स्टूडियो आने के लिए, थैंक यू, राय बताने के लिए धन्यवाद। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.